Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Fusion. I hope you all are doing very well. So, without wasting our time, let's start today's topic, that is cell structure and function. Let's get started. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग सेल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये जो सेल वर्ड है ये किसने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे और किसने की। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉर्क की स्लाइसेस को सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा और उन्हें एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर है। ओके, ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने के बाद जब इन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं और ये एक दूसरे से सेपरेट भी हैं, मींस पार्टीशन भी हैं, पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। ये जो कॉर्क की स्लाइस थी मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे, उसमें उन्होंने देखा कि जो कंपार्टमेंट्स हैं एक दूसरे से सेपरेट हैं। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। तो रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को, ईच बॉक्स को टर्म, क्या टर्म दिया? सेल टर्म दिया। ओके, ये जो ईच बॉक्स है, ये छोटे छोटे से जो एक एक बॉक्स है, इनको क्या बोला? सेल बोला। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। नाउ वी विल रीड अबाउट द सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। अब ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, किसी भी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, अगर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है तो उसको बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या लगी होगी? ऑब्वियसली अ ब्रिक। एक ब्रिक से ही स्टार्टिंग की होगी। तो जो वो ब्रिक है वो उस बिल्डिंग की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, एक वॉल बनी हुई है जिसमें ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर वॉल बनाया गया है। तो इस वॉल की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? एक ब्रिक है, वन ब्रिक। ऐसे ही पूरी सेल वॉल होती है, या फिर एक पूरा टिश्यू होता है, या पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। ओके, बहुत सारे सेल्स से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्ट्रक्चरल यूनिट देखें, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट पूछा जाएगा, तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एक सेल होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक सेल जो है उसी से मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। आई होप आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ये टर्म क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज सेल्स आर कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली सेल्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। एग ऑफ हेन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। मुर्गी का जो एग होता है, ठीक है, एग ऑफ हेन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, सिंगल सेल होता है वो। सीन बाई अनएडेड आइज। सेल्स को हम अनएडेड आइज से ही देख सकते हैं, मीन्स नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। ओके, millions of living organisms of different shapes and sizes। जो मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स का, उनके सेल्स में डिफरेंट शेप्स और उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। ओके, सेल इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को कि सेल जो होती है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। किसी भी बॉडी के लिए सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, now we will read about number of cells. Human body has trillions of cells. Human body में trillions of मतलब बहुत सारे cells होते हैं। एक बॉडी बहुत सारे cells से मिलकर बनी होती है। Organisms made of more than one cell called multicellular। अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। नेक्स्ट है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो
मोर देन वन सेल से अगर मिलकर बना होता है तो उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि कौन हो गया, ह्यूमन बॉडी। ओके, ह्यूमन इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ओके, एन ऑर्गेनिज्म विद मिलियन ऑफ सेल्स बिगिन एज अ सिंगल सेल। अब ये सेल जो होता है वो एक सेल से मल्टीप्लाई होकर एक दूसरे से, एक सेल से दो सेल बनी, फिर उन दो सेल का डिवीज़न हुआ तो चार सेल और बनी। इस तरीके से डिवीज़न होता रहता है और सिंगल सेल से बिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर, और वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, या फिर उन्हें यूनिसेलुलर। यूनी मीन्स क्या होता है, यूनी मीन्स होता है वन। ओके, और ऊपर जो हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स होता है मैनी, बहुत सारे, मोर। ओके, तो यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल बॉडी एंड मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल्स ऑफ बॉडी। ओके, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम एंड अमीबा। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सब कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। शेप ऑफ अमीबा अपीयर्स इरेगुलर, और जो अमीबा का शेप होता है ये तो आप पढ़ चुके हैं कि अमीबा का शेप इरेगुलर होता है। WBC इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। हमारी बॉडी में जो WBCs पाई जाती हैं वो भी सिंगल सेल ही होती हैं। ओके, आई होप आप लोगों को नंबर ऑफ सेल्स क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल रीड अबाउट शेप ऑफ सेल्स। डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू दियर स्पेसिफिक फंक्शंस। जो सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन भी होता है। ओके, जैसे कि आप ये देख रहे हैं रेड बीसीज बनी हुई हैं। ये रेड बीसीज जो होती हैं ये सर्कुलर आपको दिख रही हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ओके, फिर आपको न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। तो अलग अलग सेल्स का जो है अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, उनका अलग फंक्शन भी होता है। मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट और एनिमल के जो सेल्स होते हैं उनमें एक शेप के लिए, उनको शेप देने के लिए मेम्ब्रेन उनमें पाई जाती है। ठीक है, प्लांट और एनिमल के जो सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स, गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। जो सेल वॉल होती है वो रिजिडिटी और एक शेप देने के लिए यूज़ होती है। जो सेल वॉल होती है वो किसी भी पर्टिकुलर सेल को शेप और उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। नाउ साइज ऑफ सेल। मोस्ट ऑफ सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। हमने अभी पढ़ा है कि जो सेल्स होते हैं वो अनएडेड आइज से ही दिखते हैं, मींस हमें माइक्रोस्कोप ही यूज़ करना पड़ता है, नेक्ड आइज से नहीं दिख सकते। तो इसीलिए लिखा है मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम नहीं देख सकते। लार्जेस्ट सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ऑब्वियसली जो साइज़ है वो वरी करता है कि कैसा उसका फंक्शन है। नर्व सेल आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। नर्व सेल, अभी आपने देखा कि जो नर्व सेल है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के साइज होते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के पार्ट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल एंड सेपरेट इट फ्रॉम सराउंडिंग्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, किसी भी सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसको दूसरी जगह, मतलब दूसरी जो चीज़ें होती हैं या फिर एटमॉस्फेयर से या दूसरे सरफेस से उसको सेपरेट करती है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन उसमें होती है। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड गिव्स इट शेप एंड रिजिडिटी। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है और उसे शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म।
सेकेंड पार्ट जो है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। सेंट्रल राउंड बॉडी इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। आप दोनों डायग्राम्स में देखिए, ब्राउन कलर का लार्ज सेंटर एक राउंड बॉडी पाई जाती है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। सेल में न्यूक्लियस इज लाइक अ ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, विदाउट न्यूक्लियस सेल इज डेड। इसीलिए न्यूक्लियस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर न्यूक्लियस है तो सेल जो है वो लाइव है, अदरवाइज डेड है। ओके, now we will read about the difference between plant and animal cell. This is the and most important topic of this chapter. Difference between plant and animal cell. So let's read. Plant cell में क्या होता है? Plant cell are larger in size. Plant cell जो है वो साइज में बड़ा होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती हैं और वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे से साइज में पाए जाते हैं। ओके, डायग्राम आप लोग बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। एनिमल सेल जो है वो प्लांट सेल के कंपैरिजन थोड़ा सा छोटा होता है। सेल वॉल एब्सेंट होती है। देखिए, सेल वॉल एब्सेंट है, आप लोगों को सामने डायग्राम है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सेल वॉल इसमें देखिए, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, जिस वजह से इस सेल का जो डायग्राम है वो कोई शेप में नहीं है। ओके, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है, तो देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ओके, सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है? शेप प्रोवाइड करती है। इसीलिए प्लांट सेल का जो है एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर शेप है और एनिमल सेल का कोई भी प्रॉपर शेप नहीं है, क्योंकि उसमें जो सेल है, सेल वॉल है, वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, सेल वॉल क्या हमें प्रोवाइड करती है? सेल वॉल प्रोवाइड करती है हमें, हमारे सेल को शेप प्रोवाइड करती है, और वो शेप एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, क्योंकि सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है। आई होप आप लोगों को अब सेल वॉल का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नाउ प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। प्लास्टिड्स जो हैं वो प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। वैक्यूल्स आर मैनी बट अन स्मॉल साइज। वैक्यूल्स भी छोटे छोटे साइज में पाए जाते हैं। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की बुक में जो भी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगी या रेफरेंस टेक्स्ट बुक होगी उसमें ज़रूर दिया होगा, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको 10th क्लास में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसे ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। नाउ वी विल रीड अबाउट पार्ट्स ऑफ सेल। अब आप लोगों के सामने ये जो स्लाइड है, ठीक है, इसमें एक साइड ऑर्गेनेलीज हैं, फिर उनकी लोकेशन है, उनका डिस्क्रिप्शन है और उनका फंक्शन दिया गया है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है सेल वॉल। सेल वॉल ऑब्वियसली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर। ये हमारे सेल को रिजिड शेप प्रोवाइड करती है और किससे मिलकर बनी होती है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, और सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना। फिर दूसरा ऑर्गेनली है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोथ प्लांट्स और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, और प्लांट में इनसाइड सेल वॉल, एनिमल में थिन आउटर लेयर होती है। फिर इसका फंक्शन क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल, control movement of materials in or out of the cell, support protection, acts as a barrier between cell and its environment। सेल मेम्ब्रेन जो है उसका फंक्शन होता है कि सेल और उसकी सराउंडिंग से एक बैरियर बना के चलती है। ओके, थर्ड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने बताया जस्ट लाइक अ ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी, वैसे ही सेल का ब्रेन जो है उसे हम न्यूक्लियस मान के चलते हैं। न्यूक्लियस भी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, और ये बड़ा डार्क और राउंड शेप में होता है। राउंड स्ट्रक्चर होता है, राउंड शेप में होता है, और इट कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटी। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज क्लियर थिक जेली मटेरियल फाउंड इनसाइड सेल मेम्ब्रेन। ओके, और इसका फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज को सपोर्ट करता है और उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
देन ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बोथ प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन क्या होता है? ब्रेक्स डाउन शुगर मॉलिक्यूल इनटू एनर्जी। जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एनर्जी में ये ब्रेक करता है। कौन ब्रेक करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोवाइड कौन कराता है? सेल्स में हमारी एनर्जी कौन पहुंचाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम लोग इसे, जैसे कि आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने लीफ का पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस में आपको याद होगा किचन हाउस ऑफ द सेल पढ़ा था, आपको याद होगा। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, मींस ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ओके। फिर वैक्यूल्स जो हैं वो फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं और ये फूड और वाटर को और वेस्ट को स्टोर करते हैं। ओके, आई होप ये चार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं। ओके, नाउ our second last topic is prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। वो सेल जिसके न्यूक्लियर मटेरियल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, इनके न्यूक्लियर मटेरियल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे ही फ्री होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में नहीं होता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। सेकेंड आपने देखा यूकैरियोटिक सेल। ओके, यूकैरियोटिक सेल में इसका अपोजिट होता है। द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। वो सेल जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों होती हैं, वो यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पूरा एक स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। ओके, ये पूरी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म है, इसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ और जितनी भी ये सेल ऑर्गेनेलीज हमारी सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, ये सारी कैसे सेल्स होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन किया है, और अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन किए हुए वीडियोस आगे आते रहेंगे। आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए, इसीलिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एंड टेक केयर।